नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास की 98वीं क्लास में। दोस्तों, हम लोग इतिहास को कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों की विस्तृत व्याख्या करते हुए अध्ययन कर रहे हैं ताकि आपको बेहतरीन तरीके से इतिहास को समझने का मौका मिल सके। दोस्तों, जब कॉन्सेप्ट और फैक्टों की सही व्याख्या होती है तो वो प्रश्न आपको सदैव के लिए क्या है, मन मस्तिष्क में बैठ जाता है। और हमारा चैप्टर चल रहा था मौर्य काल, और मौर्य काल में आज का जो हमारा टॉपिक है वो सैन्य एवं गुप्तचर व्यवस्था पर आधारित है। दोस्तों, हमारी ये क्लासेस एनसीईआरटी और इसके साथ साथ अन्य कई बुक्स का हमने सहारा लिया। और यदि आप आईएएस, पीसीएस, आरओ और एआरओ की तैयारी कर रहे हैं और जीएस का आपका जीएस बेहतरीन नहीं हो पा रहा है तो आप हमारे साथ अध्ययन करिए। हम बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ यदि आप हिस्ट्री से यानी सामाजिक विज्ञान से टीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो आप हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो यहाँ से आप विधिवत तैयार कर सकते हैं। इसके साथ यदि हिस्ट्री से पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या हिस्ट्री से यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बेहद उपयोगी है। चलिए, आज की क्लास में हम लोग बात करते हैं सैन्य व्यवस्था और गुप्तचर व्यवस्था के बारे में। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि मौर्यकालीन शासन प्रशासन में को चलाने में जितना बेहतरीन व्यवस्था सैन्य और गुप्तचर व्यवस्था की थी, शायद पूरे इतिहास में किसी भी काल में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो सबसे पहले हम लोग सैन्य व्यवस्था के बारे में बात करते हैं और फिर गुप्तचर व्यवस्था के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए, व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए सैन्य व्यवस्था तो बेहतर होना ही चाहिए और कोई विद्रोह ना होने पाए, इसके लिए गुप्तचर व्यवस्था भी बेहतरीन होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो आज का टॉपिक है वो है सैन्य व्यवस्था। तो हम लोग सैन्य व्यवस्था को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो सैन्य व्यवस्था है, मेगास्थनीज जो एक सेल्यूकस का राजदूत आया, वो मौर्यों के दरबार में एक राजदूत के रूप में रहा, खासकर चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर। तो वो ज़्यादातर नगर में ही रहा और नगर में रहने की वजह से सैन्य व्यवस्था में उसकी जो जानकारियां हैं सबसे बेहतरीन मानी जाती है। यहाँ तक कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी बेहतर जानकारी अगर मिलती है तो वो किसके, मेगास्थनीज की रचना इंडिका से है। ठीक है ना, ये किसकी रचना है, मेगास्थनीज। यानी मौर्यों के शासन प्रशासन की बेहतरीन जानकारी किससे मिलती है, मेगास्थनीज की इंडिका से। तो मेगास्थनीज ने सेना को, थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश वर्जन को लेकर यहाँ पर जो टाइप किए हैं वो हिंदी टाइप नहीं हो पा रहा था, इसलिए इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ये सेना लिखा हुआ है। तो मेगास्थनीज ने सेना को एक जाति के रूप में बताया। यानी मेगास्थनीज मौर्यों के दरबार में जब रहा तो वो इतनी बड़ी सेना दुनिया में उसने कहीं नहीं देखे थे, तो उसे ये लगा कि शायद कोई एक समाज है। ठीक है ना, तो उसने क्या किया, एक समाज के रूप में क्या किया, यानी एक जाति के रूप में संबोधित किया। उसने सैनिकों को समाज में दूसरा स्थान बताया, यानी सैनिकों की संख्या इतनी ज्यादा थी, उसने क्या बताया कि ये दूसरे स्थान पर इनकी संख्या है। मौर्यों की सेना नंदों की सेना से 3 गुनी थे। अब कितनी थी, तो आइए देखते हैं हम लोग। यूनानी लेखक या यूनानी इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के बारे में कुछ तथ्य लिखे और उनमें से जो लिखने वाले हैं उन्होंने ये कहा कि 6 लाख पैदल सेना और 3000 अश्वारोही, थोड़ा सा 3000 अश्वारोही थे। ठीक है ना, कितने, 3000, यानी 6 लाख पैदल सैनिक थे। ठीक है ना, तो एक बड़ी सेना मानी जाती है 6 लाख।
ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें 9000 हाथी और संभवतः 8000 रथ थे। तो जाहिर सी बात है उस समय दुनिया में सबसे बड़ी सेनाओं में मौर्यों की सेना मानी जाती रही है। और इसी कारण मेगास्थनीज ने मौर्यों की सेना को कहा कि समाज में इनका दूसरा स्थान था, संभवतः कोई जाति रही होगी। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। मेगास्थनीज के विवरण से स्पष्ट होता है कि सेना का प्रबंध 6 समितियां द्वारा होता था। कितनी समितियां? 6 समितियां। तो इसमें पूछ लिया जाता है कौन सी समिति में कितने सदस्य होते थे। तो प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य, और इस तरीके से 6 समितियां और 5 सदस्य, टोटल कितना हो गया? 30 सदस्य थे। कुल कितने सदस्य हो जाते हैं? 30 सदस्य। प्रथम समिति क्या करती थी? नौसेना की सहायता और उसकी देखभाल करते थे। पूछा गया है ये प्रश्न कि मौर्यों की जो सेना में प्रथम समिति थी वो किसकी देखभाल करती थी? तो वो नौसेना से संबंधित थे। द्वितीय समिति जो है वो सेना की आवश्यकताओं की देखभाल करते थे, यानी युद्ध करते समय कौन सी चीजों की आवश्यकता है ये काम कौन? द्वितीय समिति करते थे। जबकि तृतीय समिति ये क्या थी? पैदल सेना का काम करते थे। क्या करते थे? पैदल सेना की आवश्यकताओं को या इन सब चीजों की देखभाल करते थे। चतुर्थ समिति ये किससे संबंधित थी? अश्व सेना से। अश्व सेना से संबंधित थी और इसकी क्या करती थी? देखभाल करते थे। उसके बाद 5वीं समिति ये हश्य यानी हाथियों की सेना की देखभाल करते थे। ठीक है ना। पूछ लिया जाता है या इन समितियों को मैच कराने के लिए पूछ लिया जाता है, प्रथम समिति, द्वितीय समिति, तृतीय समिति, चतुर्थ समिति, 5वीं समिति और 6ठी समिति में। तो और 6ठी समिति में क्या थी? रथ सेना थी। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके ये प्रश्न यहां से बनते हैं और इनको आपको सॉल्व करना है। कौटिल्य ने भी सेना को 4 अंगों का वर्णन किया है और कौटिल्य ने क्या बताया? सेना के 4 अंग थे। कौन कौन से हैं? पहला है पैदल सेना, दूसरा है अश्व सेना, तीसरा हस्ती सेना और चौथा रथ सेना। अब पूछ लिया जाता है कि कौटिल्य ने कौन कौन से सेना का वर्णन किया है। तो पैदल सेना, अश्व सेना, हस्ती सेना और रथ सेना। और इन्हीं को क्या कहा गया है? चतुरंग बल। क्या कहा गया है? चतुरंग बल। अब प्रश्न कैसे पूछा जाता है ये समझिएगा। कौटिल्य के चतुरंग बल में कौन सी सेना सम्मिलित नहीं थी? ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है पैदल सेना भी रहेगी, अश्व सेना भी रहेगी, हस्ती सेना भी रहेगी और रथ की जगह पे क्या रख देते हैं? नौसेना रख देते हैं। तो जो नाम आया है वो किसका आया है? रथ सेना का आया है। तो आपको ऑप्शन में रथ सेना को समझना होगा। कौटिल्य ने 6 प्रकार के पैदल सैनिकों का उल्लेख किया है। ठीक है ना। कौन कौन से ये सैनिक हैं? पैदल सैनिक कितने प्रकार के होते थे? 6 प्रकार के होते थे। पहला कौन सा है? मूल बल। पूछ लिया जाता है मूल बल कौन से थे? तो ये एक तरीके से जो राज्य की अस्थायी सेना थी, यानी जो परमानेंट सेना थी, वही क्या थी? मूल बल कहलाते थे। या इसी को पैतृक सेना कह दिया जाता था, यानी जो परंपरागत थी, या अस्थायी सेना, यानी ये सेना क्या है? सदैव बनी रहते थे। दूसरा था भृतक बल, यानी कुछ ऐसे सैनिक होते थे जिनको भाड़े के रूप में बुलाया जाता था, यानी जब युद्ध होता था तो उन्हीं को क्या कहा गया?
भाड़े के सैनिक कहा गया है। उसके बाद अगला नाम आता है श्रेणी बल। श्रेणी बल होते थे व्यापारियों की सेना। यानी एक बात ध्यान रखिएगा, व्यापारी भी अपनी सेना रखते थे। दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास से व्यापारियों के बारे में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी व्यापारी सेना रखते थे, इसका मतलब क्या थे? कभी कभी राजा भी इन श्रेणियों से यानी व्यापारियों से सहायता लेते थे। तो भी प्राचीन भारत का जब इतिहास, पूरा श्रेणियों का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको चल के बहुत विधिवत व्याख्या करेंगे, क्योंकि आपका यूपीएससी का क्वेश्चन यहीं से आता है। ठीक है। फिर अगला था मित्र बल। यानी जो पड़ोसी राज्य हों, मित्र हों, उनकी भी सेना का कौटिल्य उपयोग करता है या उपयोग करने की बात करता है। उसके बाद अगला नाम आता है अमित्र बल। यानी अमित्र बल में कौन आते हैं? जो मित्र ना हो उनको भी सेना में शामिल करने की बात करते हैं। और अंतिम है आठवीं बल। अब आठवीं कौन है? आठवीं मतलब जंगल। तो जंगली जनजातियों की भी अपनी क्या थी? सेना थे। आगे हम लोग बात करते हैं कौटिल्य की सेना में। ठीक है ना, ये सेना लिखा हुआ है। कौटिल्य की सेना में चारों वर्ण की उपस्थिति क्या थी? अनिवार्य थे। अब समझिएगा, प्राचीन भारत में 4 वर्ण थे। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है ना। आमतौर पर यह कहा जाता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, यही इन्हीं चारों का समाज में सबसे अधिक रोल था। और इनमें जो सुरक्षा का काम था वो क्षत्रियों का था। लेकिन कौटिल्य ने यहां पर चारों वर्णों की उपस्थिति क्या कर दी? अनिवार्य कर दी। ये अपने आप में प्राचीन भारत के इतिहास से बिल्कुल अलग था और इसीलिए इसे प्रश्न में, एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न के रूप में। ठीक है ना। कौटिल्य ने सेना में चारों वर्णों की उपस्थिति क्या है? अनिवार्य मानी है। आइए आगे हम लोग बात करते हैं। मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था की जो जानकारी है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की अपेक्षा मेगास्थनीज की इंडिका को सबसे बेहतर स्थान दिया गया है। अब क्यों स्थान दिया गया है? देखिएगा, कौटिल्य ने जो लिखा है वो ये लिखा है कि सेना में ये होना चाहिए। ठीक है ना। जबकि मेगास्थनीज की इंडिका में क्या मिलता है? ये था, यानी 6 समितियां थी। तो एक तरीके से मेगास्थनीज दरबार में रहता था और दरबार के आसपास जो है सेना के बारे में बेहतरीन जानकारी मिलती रहती थी। और यही कारण है कि मेगास्थनीज ने इंडिका में सैनिकों को समाज में दूसरा दर्जा दिया है, यानी दूसरी बड़ी संख्या थी। ठीक है ना। अब प्रश्न आता है कि प्रश्न यहां पर कैसे पूछा जाता है। तो प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है कि मौर्यकालीन सेना की सबसे बेहतरीन व्यवस्था की जानकारी का स्रोत क्या है? ठीक है ना। तो सबसे बेहतरीन जानकारी कौटिल्य नहीं माना जाता है। कौन सा है? मेगास्थनीज की इंडिका मानी जाते हैं। और यहीं से प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि आमतौर पर लोग कौटिल्य के अर्थशास्त्र को सबसे बेहतरीन मानते हैं। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं प्लूटार्क। प्लूटार्क ये बाद के रचनाकार हैं जिन्होंने मेगास्थनीज की इंडिका का अध्ययन किया था और इसी पर इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा था। और प्लूटार्क ने क्या लिखा? चंद्रगुप्त मौर्य की सेना 6 लाख पैदल सैनिकों की बात कही है। लेकिन वहीं पर प्लिनी क्या कहता है? प्लिनी और भी बात का है, उसने 80,000 बताया। हालांकि प्लिनी का स्टेटमेंट बहुत बेहतरीन नहीं लगता है और सबसे बेहतरीन किसको माना गया है? प्लूटार्क का। क्योंकि इतने बड़े साम्राज्य जो अखंड भारत, अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण तक, कन्याकुमारी तक कह सकते हैं, और पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में बंगाल तक फैला हुआ था, वहां पर 80,000 सैनिक
उस व्यवस्था को संचालित करने में कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए 6 लाख पैदल सैनिक कहीं ना कहीं सत्यता प्रतीत होती है। आगे हम लोग देखते हैं, कौटिल्य ने सेना की 3 श्रेणियां, ये श्रेणियां होना चाहिए, श्रेणियां बताइए। थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, कोशिश ये की जाएगी कि अगली बार गलती ना हो। तो 3 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? पहला है राजा की अस्थाई सेना थी, ठीक है ना, जिसको पीछे बताया गया है कि ये परमानेंट रहती थी दरबार में, ठीक है ना, और इसी को मौल बल कहा गया। दूसरी थी किराए पर, यानी भृतक इसी को कहा गया, यानी भाड़े पर लिए गए सैनिक, ठीक है ना। जैसे भाड़े पर जो सैनिक लिए जाते थे उनका खर्च बहुत कम आता था, क्योंकि जब वो लड़ाई पर जाते थे तभी उनका वेतन भत्ता देना पड़ता था, और इसीलिए सैनिक बड़ी मात्रा में क्या है, किराए पर ले लिए जाते थे। इसके साथ साथ नगर पालिकाओं की भी अपनी क्या थी, कुछ सेनाएं रखे जाते थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में आटविक मतलब है जंगल, जंगल में रहने वाले, चोरगढ़, मलेच्छ, ठीक है ना, मलेच्छों को, इनको शस्त्रोपजीवी कहा गया, यानी जो क्या है, शस्त्रों पर जीवित हों, यानी जो जिनकी आय का स्रोत क्या है, शस्त्र ही हो, अस्त्र शस्त्र हो, उन्हीं को शस्त्रोपजीवी कहा गया है। अर्थशास्त्र में रसद विभाग का उल्लेख नहीं है। ये ध्यान रखिएगा कि मौर्य काल में बहुत सारे विभागों का वर्णन मिलता है, लेकिन एक इकलौता विभाग है रसद विभाग, इसका उल्लेख नहीं मिलता है। कहाँ चला गया भाई? अर्थशास्त्र में सतहीन नामक आयुध का उल्लेख मिलता है। सतहीन क्या है, ठीक है ना। देखिए, आमतौर पर जो किले बनाए जाते थे वो पहाड़ों पर बनाए जाते थे, ठीक है ना, ठीक है ना। ऐसे पहाड़ हैं और यहीं पर किले बना दिए जाते थे। क्यों? क्योंकि किले में राजा रहते थे, उनकी सुरक्षा बहुत जरूरी होती थी। तो पहाड़ों के ऊपर जब किले होते थे तो इन किलों के ऊपर क्या है भाई, जैसे किसी ने आक्रमण किया तो सैनिक ऐसे चढ़ेंगे ऊपर, तो यहां पर एक बड़ा सा गोल सा पत्थर रखा रहता था, ठीक है ना, और उसमें क्या है, कीले निकले रहते थे। और जब ये सैनिक चढ़ते चढ़ते काफी ऊपर चढ़ जाते थे तो इसको क्या है, ऊपर से गिरा दिया जाता था। और जाहिर सी बात है, ऊपर से इतनी स्पीड में वो नीचे गिरता था, नीचे सैनिक सबको चुभोता हुआ चला जाता था। तो किलों पर आक्रमण करना इतना आसान नहीं होता था। तो ऐसे गिरा दिए और वो पूरे सैनिक जो भी लपेटे में आया मारे गए। और जो नीचे सैनिक रहते हैं उन्हें पता ही नहीं कि कितने ऊपर ऐसे सतहीन रखे हुए हैं, तो इसी को क्या कहा गया, सतहीन कहा गया। देखिएगा, एक पत्थर बहुत बड़ी लाट में बहुत से कील लगाकर दुर्ग के प्राचीर से शत्रुओं के ऊपर फेंका जाता था, जिससे सैकड़ों लोग क्या है, मारे जाते थे। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं, अर्थशास्त्र में अग्निबाण का भी उल्लेख मिलता है। अग्निबाण क्या है, तीर में आगे कपड़ा बांध दिए, जाहिर सी बात है उसमें कोई ज्वलनशील सामग्री डाल दी और आग लगा दिए और मार दिया। और जैसे ही वो तीर दूसरे दुश्मनों के खेमे में गिरा, टेंट में कनात में आग लग गई। और जब आग लग जाती है, चारों तरफ से आग बरसाई जाती है, तो जाहिर सी बात है अगर रात का समय है तो सैनिकों में भगदड़ मच जाते थे। तो अर्थशास्त्र में किसका, अग्निबाण का भी उल्लेख मिलता है, ठीक है। त्वरित चिकित्सा का मतलब एम्बुलेंस जैसी व्यवस्था, सेवा का उल्लेख मिलता है। वैसे आज की एम्बुलेंस आप मत याद रखिएगा, ठीक है ना, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ ऐसे लोग होते थे जो घायल सैनिकों को उठाते थे और उनकी दवा मलहम पट्टी करते रहे होंगे। और उसी को क्या कहा गया, त्वरित चिकित्सा या एम्बुलेंस की व्यवस्था। छावनियों को गुल्म कहा जाता था। क्या कहा जाता था,
गुल्म कहा जाता था, और सैनिकों को जो वेतन दिया जाता था उसको गुल्मदेह कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गुल्मदेह। इस समय युद्ध में व्यूह रचना भी की जाती थी। व्यूह रचना का मतलब रणनीति बनाई जाती थी कि कैसे दुश्मन आएंगे, कितने लोग आक्रमण करेंगे, कितने लोग पीछे छुप के रहेंगे, कितने लोग बाद में आएंगे। तो जो दुश्मन का खेमा होता था वो अक्सर बहुचक्का हो जाता था कि अरे अभी कितने सैनिक हैं, इतने तो मार दिए लेकिन फिर आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। तो व्यूह रचना का मतलब यही हुआ कि किस तरीके से रचना युद्ध के रणनीति बनाई जाए कि युद्ध को जीता जाए। अर्थशास्त्र में 4 व्यूहों की रचना है, यानी कौटिल्य ने क्या किया? अर्थशास्त्र में 4 व्यूहों की रचना की। उसमें पहला है दंड व्यूह, मंडल व्यूह, भोग व्यूह और असंघात व्यूह। अब यहां प्रश्न कैसे पूछा जाता है? 3 व्यूह दे दिए, चौथा कोई हटा दिए और उसकी जगह पर कोई दूसरा व्यूह दे, और पूछ लिया कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कौन सा व्यूह का उल्लेख नहीं है। तो आपको ये चारों व्यूहों के बारे में पता हो, तभी तो 5वां व्यूह आपको पता हो जाएगा कि ये नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अर्थशास्त्र में 3 प्रकार के युद्धों का वर्णन है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के युद्ध। आइए हम लोग देखते हैं वो 3 प्रकार के युद्ध कौन कौन से हैं। पहला है प्रकाश युद्ध। प्रकाश युद्ध का मतलब है कि जब सेनाएं आमने सामने लड़ें, ठीक है ना, उसी को क्या कहा गया है? प्रकाश युद्ध कहा गया है। ठीक है, ये अत्यधिक युद्ध भयानक होता था, इसमें लूटमार भी होती थी। देखिए युद्ध कोई भी हो, लूटमार तो हरदम होती रही है, चाहे हिंदू सैनिक हो चाहे मुस्लिम सैनिक हो, क्योंकि दुश्मनों को लोग दुश्मनों की सेना को दुश्मन की नज़र से देखते थे और उनको लूटना मारना ये काम था। इसी को प्रत्यक्ष युद्ध भी कहा जाता था, इसी को प्रकाश युद्ध कहा जाता था। ठीक है ना। अगला है कूट युद्ध, यानी जो कूटनीतिक तरीके से लड़ा जाए। ठीक है ना। उसमें क्या होता था? इसमें चालाकी से कूटनीति का प्रयोग किया जाता था, पता लगा दुश्मनों को आपस में ही लड़ा दिया जाए। ठीक है ना, तो कूट युद्ध हो गया। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं तूषणी युद्ध। ये क्या था? इसमें गुण का मतलब है जो सबसे ज्यादा रणनीतिकार हो, गुण पुरुष, अर्थात गुप्तचरों द्वारा शत्रु राज्य में क्या है? अव्यवस्था पैदा कर दी जाती थी, और जब अव्यवस्था कर दी जाती थी तो वो क्षेत्र स्वतः क्या है? आपस में वहां अव्यवस्था और लड़ाई हो जाती थी, और इसी बीच अव्यवस्था फैल गई। किसी ने क्या किया? क्योंकि अव्यवस्था में लोग परेशान होने लगते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं, कोई आज इधर मारा गया, कोई उधर, और मौका देख के राजा को विष देकर मार दिया जाता था। तो इस तरीके का तूषणी युद्ध था। ठीक है ना। देखिए युद्ध में दुर्गों का जो महत्व था, जाहिर सी बात है, दुर्ग क्या करते थे? सेना की रक्षा करते थे, राजा की रक्षा करते थे। क्योंकि जब कोई गंभीर संकट आए तो सैनिक कहाँ? दुर्ग में शरण ले लेते थे। तो इस तरीके से देखा जाए तो अर्थशास्त्र में 4 प्रकार के दुर्गों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से दुर्ग हैं? पहला है औदक दुर्ग। ठीक है ना। औदक दुर्ग आमतौर पर नदी द्वीपों में बनाए जाते थे। जैसे कोई नदी ऐसे है, एक ऐसे है, तो यहां पर जो प्लेस मिल गया खाली, यानी चारों तरफ पानी भरा हुआ है, क्योंकि जैसे कोई धारा बहती है और कभी कभार होता, ऐसे देख सकते हैं, जैसे ये नदी आई है, कभी कभार ऐसे नदी मिल जाती है आके यहाँ पर, तो ये बीच में चारों तरफ क्या हो गया? पानी भरा हुआ है, और बीच में क्या बन गया? टापू बन गया। और जब टापू बन गया तो यहाँ पर क्या बना दिया जाता था? दुर्ग बना दिया जाता था। तो औदक दुर्ग पूछा गया है, इसी को कहा गया है कि जहाँ पर चारों तरफ क्या है? जल भरा होता था, उसी को औदक दुर्ग कहा गया है।
ये इसी को नदी द्वीप भी कहा गया है, क्योंकि नदियों के बीच में स्थित होता था। अब ज़्यादातर दुर्ग पर्वतों पर बनाए जाते थे, क्योंकि पर्वत, देखिए नदी में बाढ़ आ जाए तो वो थोड़ी सी समस्याएं हो जाती थी, लेकिन पर्वतों पर अगर दुर्ग बनाए जाते थे, ऐसे जैसे मान लिया कोई पहाड़ी है तो यहाँ पर दुर्ग बना दिया गया और यहाँ पर सीढ़ी बना दी जाती थी या रास्ता बना दिया जाता था। अब जाहिर सी बात है, कोई दुश्मन सेना इस किले पर घुसने की चेष्टा नहीं कर सकता है, और करेगा तो चारों तरफ से क्या है, सतहीन रखे जाते थे। सतहीन क्या है, एक बड़ा सा पत्थर होता था जिसमें कीले निकाल दिए जाते थे, ऐसे करके। अगर कोई दुश्मन सेना किले पर आक्रमण किया और यहां से सैनिक चढ़ के ऊपर जाएंगे तो इस गोले को ऊपर से क्या है, गिरा दिया जाता था, और जब गिरा दिया जाता था तो जितने भी सैनिक बीच में आते थे वो खत्म हो जाते थे। अब ऊपर कितने सतहीन रखे हुए हैं ये पता नहीं होता था, तो जाहिर सी बात है जो पर्वतों में दुर्ग बनाए जाते थे वो सुरक्षा की दृष्टि से सबसे बेहतरीन माने जाते थे। तो मौर्य काल में 4 प्रकार के दुर्गों का उल्लेख मिलता है। पहला था औदक दुर्ग, दूसरा है पर्वत दुर्ग, तीसरा है धान्व दुर्ग। ये कौन सा दुर्ग है, ये मरुस्थलों में होता था, तो इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं मिलती है, लेकिन जो मरुस्थल में दुर्ग बनाए जाते थे उन्हीं को धान्व दुर्ग कहा गया है। उसके बाद वन दुर्ग, ये जंगलों में स्थित होते थे, ठीक है ना। तो अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के दुर्गों का उल्लेख है, 4 प्रकार के, और ये चारों प्रकार के दुर्गों का उल्लेख हमने चर्चा कर दिया है। अर्थशास्त्र के अनुसार प्रशिक्षित पदाति का जो वेतन होता था, यानी जो पैदल प्रशिक्षित सैनिक होते थे उनका वेतन लगभग 500 पर्ण होता था, ठीक है ना। अब प्रश्न ये नहीं पूछा जाता है, पूछा ये जाता है कि मौर्य काल में वेतन किस रूप में दिया जाता था, तो आप पर्ण के रूप में दिया जाता था। यानी मौर्य काल के अतिरिक्त पर्ण शब्द बहुत कम प्रयोग किया गया है, मौर्य काल में सबसे ज्यादा आया है पर्ण, ठीक है ना। रथ का लगभग 200, अश्वारोही और हाथी या घोड़े पर चढ़कर युद्ध करने वालों को 500 पर्ण से 1000 पर्ण वार्षिक वेतन दिया जाता था, ठीक है ना। जो जैसे सैनिक था, यानी न्यूनतम वेतन 500, अधिकतम 1000 पर्ण जो अश्वारोही होते थे उनको दिया जाता था। दोस्तों अब हम बात करते हैं मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था। दोस्तों मौर्यकालीन अगर गुप्तचर व्यवस्था के बारे में आप समझेंगे तो लगेगा वाकई में दीवालों के भी कान होते थे, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य अगर बचा के रखना था तो जाहिर सी बात है गुप्तचर व्यवस्था बनाना बहुत जरूरी था, क्योंकि विद्रोह कहीं से भी होते थे। यानी मौर्य साम्राज्य में यह पता ही नहीं चलता था कि कौन सा व्यक्ति गुप्तचर के रूप में घूम रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि मौर्य काल में अगर सबसे बेहतरीन व्यवस्था देखने को मिलती है तो वो कौन सी है, दूसरे स्थान पर गुप्तचर व्यवस्था है। तो आइए देखते हैं कि गुप्तचर व्यवस्था क्या है, कैसे है। तो मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था तथा उनकी अन्य व्यवस्थाओं में दूसरा स्थान माना गया है। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर का जो स्थान है, सेना के बाद गुप्तचर का महत्व आता है। यानी पहले स्थान पर कौन सा है, सेना, और दूसरे स्थान पर गुप्तचर। इनकी नियुक्ति उनके चरित्र एवं शुद्धता एवं निष्ठा का परीक्षण किया जाता था। ऐसे किसी को गुप्तचर नहीं बनाया जाता था, हर तरीके से जांच किया जाता था। गुप्तचर का मुख्य कार्य अमात्यों पर नजर रखना। अमात्य यानी अधिकारीगण, यानी विद्रोह की सबसे ज्यादा जो संभावना होती थी वो अधिकारियों में थी, और इसी कारण मौर्यों ने अपनी गुप्तचर व्यवस्था के माध्यम पर अमात्यों पर यानी अधिकारियों पर बड़ी कड़ी नजर रखते थे, और राज्य के जो कर्मचारी हैं उनकी गतिविधियों पर भी क्या करते थे, नजर रखते थे। और यहां तक कि अगर कोई विदेश से आया है तो उस पर भी नजर रखते थे। विदेशी राज्यों से भेद लेने के लिए
कि क्या हो रहा है। कभी कभार गुप्तचर व्यवस्था ही विद्रोह की प्लानिंग बना रहे हैं। अब आप विद्रोह करने के लिए तैयार हैं और उधर गुप्तचर ने सूचना दे दी और आपको अरेस्ट कर दिया गया। तो मौर्यकालीन जो गुप्तचर व्यवस्था थी वो बहुत बेहतरीन थे, ठीक है ना। तो विदेशी राज्यों में भी भेद का पता लगाना कि कहीं पड़ोसी राज्य आक्रमण तो नहीं करने जा रहा है, इसीलिए मौर्यकालीन जो गुप्तचर व्यवस्था है सबसे बेहतरीन मानी जाती है। आइए आगे हम लोग देखते हैं एरियन और स्ट्रबो, ठीक है ना। गुप्तचर को इंस्पेक्टर कह के संबोधित किया है। पूछ लिया जाता है इन लोगों ने, एरियन और स्ट्रबो, ये दो नाम आते हैं। मेगास्थनीज और डायोडोरस ने इनको ओवरसीयर कहा, लेकिन अशोक के अभिलेखों में इन गुप्तचरों को क्या कहा गया? प्रतिवेदक कहा गया। और अशोक अपने प्रतिवेदकों से कहता है मैं कहीं भी रहूं, स्नान कर रहा हूं, खाना खा रहा हूं भोजनालय या शयन कक्ष में, घुड़सवारी कर रहा हूं, हर हाल में हमारे प्रतिवेदक यानी गुप्तचर हमें सूचित करें कि जनता किस हाल में है। अब अर्थशास्त्र में इन गुप्तचरों को गुण पुरुष कहा गया है। क्या कहा गया है? पूछा जाता है गुण पुरुष कौन होते थे, तो अर्थशास्त्र में इन गुप्तचरों को गुण पुरुष कहा गया। मेगास्थनीज ने ओवरसियर कहा, या एक शब्द और आता है एपिस्कोपथ या एफर भी उसने कहीं कहीं पर इस्तेमाल किया है। तो इस तरीके से जो मौर्यकालीन जो गुप्तचर व्यवस्था थी बेहतरीन व्यवस्थाओं में से थी। गुप्तचर का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसको महामात्य सर्प कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महामात्य सर्प। अब सर्प आप जानते हैं कि घर में चुपके चुपके से घुसता चला आता है, किसी को पता नहीं चलता है। इसीलिए इन गुप्तचर के जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था उसको क्या कहा गया? महामात्य सर्प कहा गया है, यानी चुपके चुपके से जानकारी करने वाला। गुप्तचरों की अपनी एक लिपि होती थी जिसको गुप्त लिपि कहा जाता था, ठीक है ना, या इसी को संज्ञा लिपि कहा जाता था। यानी वो पत्र में किसी को कुछ लिख के दे रहे हैं तो ये पता ही नहीं चल रहा है, यानी उसने ऐसे ऐसे कुछ लिख दिया, अब किसी को पता चला ये पत्र जा रहा है, ये किसी को नहीं पता चल रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है। तो इसको कौन बताएगा? गुप्तचर ही बताएगा। यानी उनके इशारे, उनकी जान पहचान, उनकी बात करने, सब तरीके अलग थे गुप्तचरों के। उसी को संज्ञा लिपि कहा गया। आमतौर पर अर्थशास्त्र में दो प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख मिलता है। पहला है संस्था गुप्तचर, यानी एक संस्था के माध्यम से काम करते थे। दूसरा है संचारा गुप्तचर, यानी जो भ्रमणशील रहते थे, इधर उधर घूम रहे हैं। तो संस्था वाले तो पकड़ लोगे, लेकिन संचारा गुप्तचर को पकड़ पाना इतना आसान नहीं होता था, ठीक है ना। संस्था गुप्तचर कौन थे? ये गुप्तचर अस्थायी रूप से संगठन में संगठित होकर क्या करते थे? कार्य करते थे। और ये 5 प्रकार के थे। कौन कौन से देखते हैं। पहला है कार्तिक, यानी छात्रों के भेष में गुप्तचर है, क्योंकि ये डर था कहीं कोई दूसरा अध्यापक या आचार्य विद्रोह करने के लिए छात्रों को उकसा तो नहीं रहा है, क्योंकि छात्रों में आमतौर पर समझ कम होती है राज्य को लेकर, तो उनको बरगला तो नहीं रहा है। तो छात्र के भेष में कौन बैठा है? गुप्तचर। दोनों पकड़े गए, आचार्य जी पकड़े गए और जो विद्रोही छात्र थे वो भी पकड़े गए। उदय स्थिति परिव्राजक अर्थात सन्यासियों के भेष में घूम रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, मांग रहे हैं, खा रहे हैं और पता लगा रहे हैं कि क्या हो रहा है। गृहपथिक किसान के भेष में, वैदेही व्यापारियों के भेष में। कहां कहां से बचोगे? कौन विद्रोह कर सकता है? तपस्वियों के भेष में सिर मुड़ाए जटाधारी बैठे हुए हैं। आपको लगेगा कि अरे ये तो साधु तपस्वी है, लेकिन वो कौन था? गुप्तचर था।
फिर संचारा गुप्तचर, ये भ्रमणशील होते थे। क्या होते थे? भ्रमणशील होते थे। और ये 4 प्रकार के होते थे सप्तरी। इन्हें राज्य की ओर से गुप्तचर कार्यों की शिक्षा दी जाती थी। ये अत्यधिक चतुर और पारंगत होते थे और ये कई विद्याओं में क्या थे? पारंगत थे, जिनमें से इंद्रजाल, नृत्य गान, नाच गाना। देख रहे हैं और ये नहीं पता चल रहा है कि जो नाच रहा है वो कौन है? गुप्तचर है। तीक्ष्ण, ये बहुत क्रूर गुप्तचर होते थे। अपने आप को खतरे में डालकर कार्य करते थे, यानी अधिकारियों की, सैनिकों की और राजाओं की हत्या करने का भी काम करते थे। रसद गुप्तचर, ये बहुत क्रूर होते थे। शत्रुओं को जहर देकर मार दिया करते थे। परिव्राजक राजा स्त्रियां गुप्तचर के रूप में भी काम करते थे, यानी स्त्रियां भी गुप्तचर। तो इसी कारण ये माना जाता है मौर्यकालीन जो गुप्तचर व्यवस्था है वो बहुत बेहतरीन थे। इसके अतिरिक्त कुछ गुप्तचरों को विदेशों में नियुक्त किया जाता था और जिनको विदेशों में नियुक्त किया जाता था उनको 2 क्षेत्रों का वेतन दिया जाता था और उसे उभय वेतन कहा जाता था। अर्थशास्त्र में राजदूतों की नियुक्ति और उनके कार्यों का भी उल्लेख मिलता है और 3 प्रकार के राजदूतों का उल्लेख मिलता है। पहला है निष्ठार्थ, ये अमात्यों के गुण होते थे। इन्हें विदेशी राजाओं के साथ संधि इत्यादि करने का पूर्ण अधिकार था। फिर था परिमितार्थ, इन्हें कुछ मामलों में विदेशी राजाओं के साथ संधि इत्यादि करने का अधिकार था। और अगला था शासनाहार, इन्हें सूचना देने का अधिकार था। शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए पुलिस की भी व्यवस्था की गई थी और मौर्य काल में पुलिस को रक्षण शब्द से संबोधित किया गया है। न्यायालय में पेश होने वाले चोरी, डकैती, लूट मारों के सामूहिक रूप से इसे साहस कहा जाता है। मौर्य काल में एक खास बात यह है कि मौर्य काल में जनगणना का कार्य हुआ था। दोस्तों, मौर्य काल में जो जनगणना का कार्य है उसका मुख्य उद्देश्य यानी जन्म और मृत्यु का पंजीकरण किया जाता था और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के उद्देश्य से किया जाता था और इसके साथ साथ टैक्स को वसूल करने के लिए किया जाता था। ठीक है ना? तो 2 कार्य थे, कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करना और टैक्स की वसूली करना। इसीलिए कहा जाता है मौर्य काल पहला ऐसा वर्ष था जिसमें जनगणना का कार्य किया जाता था। ठीक है ना? यानी जन्म और मृत्यु दोनों का विवरण रखा जाता था। अशोक के समय सौराष्ट्र यानी गुजरात वाला ऐसा प्रांत था जहां पर यूनानी शासक नियुक्त हुआ और इसका नाम था तुशाफ, और एक जो कि राज परिवार से ना होकर क्या था, एक सामंत के रूप में था। अगर ये पूछा जाता है कि मौर्य काल में क्या कोई सामंत शासक था तो वो था सौराष्ट्र का गवर्नर तुशाफ। राजा की व्यक्तिगत सुरक्षा महिला अंगरक्षक होती थी। ठीक है ना? ये ध्यान रखिएगा कि मौर्य काल में महिलाओं की सुरक्षा के लिए राजा की सुरक्षा के लिए महिलाओं का भी प्रयोग किया गया था। मेगास्थनीज तथा एस्ट्रेबो ने भी इनका उल्लेख किया है और महिला अंगरक्षकों को क्या कहा गया है? समरानुरोगिणी कहा गया है। ठीक है ना? तो ये पूछा गया है, पूछा जाएगा और पूछा जाता रहेगा। दोस्तों, आज की क्लास में जो सैन्य व्यवस्था है और गुप्तचर व्यवस्था है वो कंप्लीट होते हैं। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे मौर्यकालीन राजस्व व्यवस्था। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी? अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक यू। और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए। थैंक यू।